हम मंत्रिपरिषद के गठन को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कैसे? जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले जाए कि राज्य मंत्रिपरिषद के गठन को समझाओ। राज्य मंत्रिपरिषद के गठन को समझाओ। जैसे मैंने आपको केंद्र में समझाया था, उसी तर्ज पर यहाँ पर समझा देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। सबसे पहले आप अनुच्छेद 164 भी दे सकते हो, या आप अनुच्छेद 163 से भी उल्लेख कर सकते हो। अनुच्छेद 163 से भी कि मुख्य राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा। यानी राज्यपाल अनुच्छेद 163 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल के स्वविवेक के कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। तो फिर हम बात करेंगे गठन की। तो मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम कदम क्या है? सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति। बिंदु क्या बनेगा? अनुच्छेद 163 का प्रावधान करके बाद में आप लिख लेंगे मंत्रिपरिषद का गठन, और मंत्रिपरिषद के गठन के बाद पहला बिंदु कौन सा बनेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति आएगी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो आप कर देंगे पहला बिंदु का अनुच्छेद 164 के अंतर्गत विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो पहला बिंदु ही आ जाएगा, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्या नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो दूसरा बिंदु क्या बन जाएगा? सेकंड बिंदु हम बनाएंगे मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति। उसके बाद इसमें लिखेंगे अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक, ये बिंदु बन गया। अब इसमें ही फिर आप मंत्रियों की नियुक्ति हो गई, तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं इनको बांट दो। कैबिनेट मंत्री, ये सर्वोच्च मंत्री, प्रथम दर्जे के मंत्री होते हैं। इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दो। प्रथम दर्जे के मंत्री होते हैं, अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। ये विभाग का क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ये आ जाएगा। उसके बाद इसमें सेकंड मंत्री होंगे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री किसकी सहायता करते हैं? कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। अगर स्वतंत्र प्रभार है तो फिर वह कैबिनेट मंत्री के समान ही काम करता है, उसकी सहायता नहीं करता, वो स्वतंत्र प्रभार है। जैसे राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा हैं शिक्षा मंत्री, तो माध्यमिक 12वीं तक की शिक्षा ये देखते हैं, और उसके बाद आगे कॉलेज शिक्षा भंवर सिंह जी भाटी देखते हैं। तो ये स्वतंत्र प्रभार है। और उसके बाद तीसरा है उपमंत्री। ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, और ये कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। तो तीनों मंत्री हो गए। मंत्रियों की
अब एक संसदीय सचिव है, जो मैंने आपको बताया, अगर राज्य में संसदीय सचिव की नियुक्ति की, वो कैबिनेट में नहीं आते, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा जा सकता है संसदीय सचिव। तो राज्य में संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मंत्रियों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। उनको शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है। शपथ भी कौन दिलाएगा? मुख्यमंत्री। इनका काम क्या है संसदीय सचिव का? कि मंत्रियों की सहायता करना विधानसभा में। किसकी सहायता करना? मंत्रियों की विधानसभा में सहायता करना। ये तो वैसे पूछा जाएगा, लेकिन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति हो गई, तो उसके बाद हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद का। तीसरा बिंदु बन जाएगा मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, तो कार्यकाल में आप लिख लेंगे मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक का होता है। विधानसभा के कार्यकाल तक का होता है, ठीक है ना। और ऐसा भी लिख सकते हो आप ऑब्लिक में, जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक का होता है। ब्रैकेट में 5 वर्ष कर सकते हो। ब्रैकेट में कितना वर्ष कर सकते हो? 5 वर्ष। ये कार्यकाल हो गया। कार्यकाल के बाद इसका आकार, और चौथा बिंदु बनाएंगे तो मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद का आकार मैंने आपको कॉमन तो समझा ही दिया था, बिंदु बना के करना चाहो तो ऐसे कर लो। 91वें संविधान संशोधन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, संविधान संशोधन 2004 के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्यों का 15% निर्धारित कर दी गई है। विधानसभा के सदस्यों का 15% निश्चित की गई। जैसे विधानसभा के सदस्य संख्या 200 है, 200 का 15% कितना होगा? 30। यानी तीनों प्रकार के मंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, 30 हो सकते हैं। तो ये इसका आकार हो गया। उसके बाद 5वां है शपथ। मंत्रियों को शपथ 2 प्रकार की दी जाती है। पद की शपथ, मैंने आपको पहले बताया, पद की शपथ, और दूसरी होती है गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। पद का मतलब जैसे कोई कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहा है, कोई राज्य मंत्री की शपथ ले रहा है, कोई उपमंत्री की शपथ ले रहा है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की रक्षा करूंगा और जनता की ईमानदारी से सेवा करूंगा, कैबिनेट मंत्री के रूप में या राज्य मंत्री के रूप में या उपमंत्री के रूप में। और गोपनीयता की शपथ ऐसे लेते हैं कि जब तक कोई उचित समय नहीं होगा, जब तक हम, यानी मंत्रिमंडल के निर्णय गुप्त होते हैं, तो वो कहता है कि मंत्रिमंडल के निर्णय को गुप्त रखेंगे। तो इस प्रकार बिंदु बना के भी इसको भी कर सकते हो, और कॉमन भी मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया दिया था। अब हम आगे करेंगे, मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति मैंने आपको बता दी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। अब मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं? सबसे पहले मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका जो काम सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल के हैं उनको वास्तव में कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। इसलिए वह मुख्यमंत्री की शक्ति हो गई। और जब सैद्धांतिक तौर पर पढ़ेंगे तो राज्यपाल की शक्ति हो गई। वह राज्यपाल को अपने मंत्रियों की नियुक्ति, क्योंकि सिफारिश तो वही करता है, तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर तो मंत्रियों की नियुक्ति, जितनी भी नियुक्ति होती हैं, राज्यपाल जितनी भी नियुक्ति करता है वह मुख्यमंत्री की सिफारिश पर होती है। उनके विभागों का आवंटन, बंटवारा, अगर परिवर्तन करना है तो परिवर्तन भी कर सकते हैं विभागों में। उनके त्यागपत्र स्वीकार या अस्वीकार करने की सलाह देता है। कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। किसको? राज्यपाल को। इसलिए वास्तविक अध्यक्ष कौन हुआ? मुख्यमंत्री। जबकि राज्यपाल तो नाम मात्र का है। तो पहला काम हो गया, वह सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। उसके बाद दूसरा काम है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। उनकी बैठक भी बुलाता है। उसमें जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उस पर अंतिम स्वीकृति मुख्यमंत्री की होती है।
ये ध्यान जरूर रखना है कि जब मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है तो केवल कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी भाग ले सकते हैं उसमें, लेकिन अन्य राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है, उप मंत्री उसमें भाग नहीं लेते। ये राज्य मंत्री उप मंत्री कब भाग लेंगे? जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। अध्यक्षता करता है मंत्रिपरिषद। ये सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करे। सामूहिक उत्तरदायित्व मैंने आपको पहले भी समझाया था कि संसदीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक मंत्री सरकार के सभी विभागों के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। वे मंत्री केवल अपने विभाग के प्रति ही जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि सभी विभागों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा है कि वे राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय से राज्यपाल को समय समय पर सूचित करता है। मैंने आपको अनुच्छेद 167 बताया था, तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचित करता है, अनुच्छेद 167 फर्स्ट के अंतर्गत। और 167 सेकंड के अंतर्गत यदि राज्यपाल खुद सूचना मांगे तो मुख्यमंत्री सूचना देता है। और 167 थर्ड के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है लेकिन उसको मंत्रिपरिषद के सामने नहीं रखा है, तो राज्यपाल किसको निर्देश देगा? मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री किसको आदेश देगा? अपने मंत्रियों को कि उसको मंत्रिपरिषद के सामने रखो और उनकी बैठक बुलाता है। उसके बाद है आगे, मैंने आपको ये बता दिया पहले, किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल के कहने से पर मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रख सकता है। अनुच्छेद 167 और थर्ड के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट काम है। मुख्यमंत्री विधानमंडल का कार्य संचालन में नेतृत्व करता है। सभी सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तैयार होते हैं, क्योंकि मंत्री तैयार करते हैं, तो मंत्री की बैठक, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की बैठक कौन लेता है? मुख्यमंत्री लेता है। इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देशन में सारे विधेयक तैयार होते हैं। सेंट्रल में प्रधानमंत्री के निर्देशन में तैयार होते हैं। वे सदन का समय विभाजन करता है, कार्यक्रम का मसौदा एस्टिमेट तैयार करता है, कब कौन सा विधेयक प्रस्तुत होगा, तो इसकी विधानसभा का अध्यक्ष भी मिलकर आपको होता है, मुख्यमंत्री से मिलकर ही आपको होता है ये कार्य करता है। सरकारी और निजी कार्य का समय तय करता है। उसके बाद वह अपने अधीन विभागों के कार्यों की भी देखरेख करता है कि कुछ विभाग मुख्यमंत्री अपने पास भी रखता है तो उनकी देखरेख खुद करता है। मंत्रियों में परस्पर उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर करने, उनके मध्य सामंजस्य भी बनाए रखता है। ये भी मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण काम है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, राज्य मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख वक्ता होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट एक नंबर का क्यों होता है? मुख्य प्रवक्ता या वक्ता होता है क्यों? सदन का नेता क्यों होता है? क्योंकि शासकीय नीति से संबंधित, शासन से संबंधित जितनी भी नीतियाँ हैं उनकी अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र में आती है और वे विधानसभा में उसकी घोषणा करता है। उसके बाद एडवोकेट जनरल मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसकी नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राज्यपाल को पर जितनी भी नियुक्ति होती है, चाहे मंत्री की हो, चाहे आपको पता है आरपीएससी के अध्यक्ष की हो, सदस्यों की हो, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की हो, उनके सदस्यों की हो, राज्य निर्वाचन आयुक्त की हो, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, जितनी भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, और विश्वविद्यालय के कुलपति की हो, जितनी भी नियुक्तियाँ की जाती है आपको पता है उनकी सलाह मुख्यमंत्री देता है। किसको? राज्यपाल को। तो वास्तविक काम किसके हुए? मुख्यमंत्री के हुए। अभी आपको पता है आरपीएससी के 4 सदस्यीय एक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, तो राज्यपाल के मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर की गई है। तो आपको होता है जो भूपेंद्र सिंह यादव थे, तो उनको आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अन्य सदस्यों जिसमें हम डॉक्टर मंजू शर्मा, संगीता आर्य और बनवारी लाल कटारा, इस प्रकार एक सदस्य और था जिसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन 4 सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की है। तो मुख्यमंत्री ने सिफारिश की, राज्यपाल को परामर्श देता है, तो राज्यपाल उनकी नियुक्ति कर देता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में काम करता है। मैंने आपको पहले बता दिया, यदि कोई मंत्री राज्यपाल से मिलना चाहता तो राज्यपाल किसी मंत्री विशेष से बात करना चाहे तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी सिफारिश चलती है? मुख्यमंत्री की सिफारिश चलती है। किसकी सिफारिश चलती है? मुख्यमंत्री की सिफारिश चलती है। उसके बाद हम बात करेंगे
इसकी पूर्व सूचना मुख्यमंत्री को देनी पड़ती है। अगर राज्यपाल कोई सूचना देना चाहे मंत्रिपरिषद को तो किसको देगा? मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को देगा। अगर कोई मंत्री मिलना चाहे राज्यपाल से तो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? मुख्यमंत्री की, तभी वो राज्यपाल से मिल सकता है, सीधे नहीं मिल सकता। इसके अलावा मुख्यमंत्री विधानसभा, अगर दो सदन है, विधान परिषद के मध्य भी संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल को परामर्श देता है मुख्यमंत्री कि विधानमंडल का सत्र कब बुलाया जाएगा, कब सत्रावसान किया जाएगा, कब विधानसभा को भंग किया जाएगा, कौन से विधेयक सदन में कब प्रस्तुत की जाएंगी, इसकी सारी सिफारिश आपको होता है वो करता है। उसके अलावा मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए वे अपने दल में एकता अनुशासन बनाए रखने का काम करता है और उसके लिए दलीय सचेतकों की नियुक्ति करता है। अब आपको होता है जैसे कांग्रेस में महेश जोशी हैं, दलीय सचेतक का मतलब क्या होता है कि वे सदन के अंतर्गत दल के सारे विधायकों को एक रखता है और वे किसी भी विधेयक पर उनको पहले व्हिप जारी कर देता है, चेतावनी भरा आदेश जिसको बोलेंगे कि आप सारे इस विधेयक के पक्ष में करो। अभी आपको पता है कि जब सचिन पायलट से अनबन हुई थी तो आपको पता है महेश जोशी ने व्हिप जारी कर दिया था कि इतने दिन के अंतर्गत यहाँ आए सदन में, तो वे व्हिप दल में एकता बनाए रखने के लिए करते हैं। तो दलीय सचेतक का काम क्या होता है? दल में एकता बनाए रखना। और दलीय सचेतक की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। उसके बाद हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की स्थिति की बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री की स्थिति आपको पता है, स्पष्ट दे रखा है, मुख्यमंत्री राज्य का शासन अध्यक्ष होता है। मैंने आपको पहले बताया संसदीय शासन व्यवस्था में एक तो होता है राष्ट्र का अध्यक्ष और एक होता है शासन अध्यक्ष। तो केंद्र के संदर्भ में राष्ट्र अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति। और शासन अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। और राज्य के संदर्भ में आपको पता है शासन अध्यक्ष यानी सरकार का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। और राज्य का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। तो वास्तविक कार्यपालक होता है वे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करता है, वे विभिन्न विभागों में उनका आवंटन करता है, वे किसी भी मंत्री को हटा सकता है और विभागों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को सुनिश्चित करना इसी की जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की। अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो सबका त्याग पत्र अपने आप माना जाता है, इसको सामूहिक जिम्मेदारी बोलते हैं। वे मंत्रिपरिषद और राज्यपाल, विधानमंडल, राज्यपाल के बीच कड़ी के रूप में काम करता है, जिनको हम पहले ही विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। तो ये मुख्यमंत्री का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्थानीय शासन की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे हम लोकतंत्र, अब हम इसको स्थानीय स्वशासन भी बोल सकते हैं और स्थानीय शासन भी बोल सकते हैं। स्थानीय, जैसे इसमें स्व लगा रखा है, इसकी जगह हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का अर्थ क्या हो गया? यानी स्थानीय लोगों का, इसकी परिभाषा लेकिन लोकतंत्र की तर्ज पर, स्थानीय लोगों का स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा शासन, स्थानीय लोगों द्वारा शासन, ये महत्वपूर्ण परिभाषा होगी इसकी। स्थानीय लोगों का, स्थानीय लोगों के लिए और स्थानीय लोगों द्वारा शासन, स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन कहलाता है, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। जायज़, ये तो इसकी परिभाषा। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो आपको होता है क्षेत्र विशेष के निवासियों द्वारा शासन करना खुद के लिए। तो स्थानीय शासन के हमारे देश में, अब स्थानीय शासन का मैंने आपको अर्थ बता दिया, स्थानीय लोगों का, स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय लोगों द्वारा शासन, ठीक है ना। तो स्थानीय मामलों का स्थानीय लोगों द्वारा प्रबंधन करना, इसको बोल सकते हैं स्थानीय मामलों का स्थानीय लोगों द्वारा प्रबंधन करना, इस प्रकार बोल सकते हैं मैनेजमेंट करना। तो स्थानीय शासन का अर्थ आपको याद कर लेना। अब हमारे देश में स्थानीय शासन के दो स्तर हैं। कितने स्तर हैं? दो। पहला ग्रामीण और दूसरा कौन सा है? शहरी। तो ग्रामीण स्थानीय निकाय और दूसरा कौन सा है? शहरी। लेकिन ग्रामीण स्थानीय निकाय को पंचायत राज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखना,
हमारे देश में अब प्रश्न आपसे पूछा जाए स्थानीय शासन किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया, स्थानीय लोगों का, स्थानीय लोगों द्वारा और स्थानीय लोगों के लिए शासन स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन कहलाएगा। तो हमारे देश में स्थानीय शासन के 2 स्तर विद्यमान हैं। स्थानीय शासन के कितने स्तर विद्यमान हैं? 2 स्तर विद्यमान हैं। कौन कौन से? ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन। ठीक है, 2 समझ में आ गए। उसके अलावा आपको ग्रामीण स्थानीय शासन को पंचायत राज के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का दूसरा नाम क्या है? तो पंचायती राज। आगे समझ में। तो भारत में प्राचीन काल से ही ये स्थानीय शासन यानी राज्य सरकार से नीचे की सरकारें रही हैं। और चोल शासन, दक्षिण भारत में चोल शासन को इसका आदर्श काल माना जाता है। किसका? स्थानीय शासन का। अब एक प्रश्न आगे बनता है कि इतिहासकार अल्तेकर ने भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किस इतिहासकार ने या किस विद्वान ने भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी है? तो क्या आएगा? इतिहास अल्तेकर ने संज्ञा दी है। आगे हम देखते हैं। तो हमने अभी तक ये देखा कि स्थानीय शासन किसे कहते हैं। स्थानीय शासन के कितने स्तर हैं? 2, ग्रामीण स्थानीय शासन और शहरी स्थानीय शासन। तो ग्रामीण स्थानीय शासन का दूसरा नाम क्या है? पंचायती राज। तो भारत में प्राचीन काल से स्थानीय शासन रही है। तो दक्षिण भारत में चोल शासन इसका आदर्श काल माना जाता है। और इतिहासकार अल्तेकर ने भारतीय गाँवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी है। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। अब ये बलवंत राय कौन थे? तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में। इस बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि त्रिस्तरीय पंचायत राज होनी चाहिए, यानी गांव की जो सरकार है, ग्रामीण स्थानीय सरकार है, उसके 3 स्तर होने चाहिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रामीण यानी त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की? तो किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने की। और इस समिति की सिफारिश को लागू करने वाला राज्य, सबसे पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर जिले में, और वह ग्राम पंचायत थी बगदरी ग्राम पंचायत में। ठीक है ना, ग्राम पंचायत हो तो बगदरी थी नागौर में। प्रधानमंत्री कौन थे उसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, शॉर्टकट में लिखते हैं JL नेहरू। ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में प्रधानमंत्री द्वारा इसका आगाज किया गया। किसका? त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का। तो आपसे प्रश्न पहले भी मैंने आपको पहले के पाठों में बताई थी, दूसरे पाठ में थी त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली को कब, किसने और कहाँ लागू किया। तो त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया। यानी राजस्थान में सबसे पहले इसका आगाज किया गया त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 2 अक्टूबर 1957 को किया गया। जिसमें डेट नहीं दे रखी, 2 अक्टूबर 1957 को किया गया था। उसके बाद 1960 के दशक में, अब 1951, 52, 53, 54, 55, 60 का दशक कहलाएगा, पंचायत राज को देश के विभिन्न राज्यों में अपनाया गया, विभिन्न राज्यों में लागू कर दिया। लेकिन सबने सिफारिश नहीं मानी त्रिस्तर की। किसी में 2 स्तर रहे, किसी में 3 स्तर रहे, किसी में 1 स्तर रहा। उनका कार्यकाल भी समान नहीं था, निर्वाचन के तरीकों में भी समानता नहीं थी। ये समस्या आई। तो आपसे पूछा जाएगा छोटा प्रश्न कि जब त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली को भारत में लागू कर दिया तो क्या क्या समस्या आई? उनका कार्यकाल निश्चित नहीं था, कार्यकाल में समानता नहीं थी, निर्वाचन के तरीकों में समानता नहीं थी, और राज्यों द्वारा गठित इन संस्थाओं की संख्या, यानी स्थानीय शासन की जो सरकार थी उनके स्तरों की संख्या और उनका कार्यकाल और उनके निर्वाचन के तरीकों में समानता नहीं थी। इसलिए समस्या आई। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने
पंचायत राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए बहुत सारी समितियां गठित की। और उसमें कौन कौन सी समिति है? इन समिति में सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक मेहता समिति का। तो ये ध्यान रखना है आपको, दो सिफारिश याद कर सकते हो आप। अशोक मेहता समिति गठन कब किया गया? 1977 में। इसने क्या कही? इसने जो इम्पोर्टेंट बात कही थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ये कि समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाए। किसमें? पंचायती राज में। इसके अलावा और भी कई बातें, 2-3 बात आप याद रख सकते हो, लेकिन ये तो चौथी बात तो आपको याद रखनी है कि सर्वप्रथम आपसे प्रश्न पूछा जाए किस समिति ने पंचायती राज में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को आरक्षण की बात का सिफारिश की, तो कौन सी थी? अशोक मेहता समिति। इस अशोक मेहता समिति ने ये भी कही थी कि 2 स्तर होने चाहिए। 3 स्तर की जगह क्या होनी चाहिए? 2 स्तर, यानी ग्राम पंचायत के स्थान पर क्या होनी चाहिए? मंडल पंचायत होनी चाहिए। उसके बाद जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी हैं जिला परिषद के अधीन हो और दलगत आधार पर चुनाव कराए जाएं। तो कोई भी 2 याद करेंगे, चौथा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे GV राव समिति। GV राव समिति 1985 में गठित की गई और इन्होंने देखो इम्पोर्टेंट बात कही थी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए और ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्ति दी जाए। ये दोनों इम्पोर्टेंट बात है। तो आपसे प्रश्न पूछ ले जाए कि सबसे पहले किस समिति ने वित्त आयोग के, यानी राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कही थी? तो किसने की थी? GV राव समिति ने की थी। इन्होंने ये भी कहा था कि संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद आगे हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे LM सिंघवी समिति। तो LM सिंघवी समिति गठन कब किया गया? 1986 में। इस समिति ने सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की बात कही कि संविधान में, अभी तक तो कानून, संसद ने कानून बनाकर इनको स्थापित किया था, लेकिन इस समिति ने ये सिफारिश की कि स्थानीय सरकार को संविधान में स्थान मिलना चाहिए। तो आपसे पूछ ले जाए किस समिति ने सर्वप्रथम आपको पता है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी? तो LM सिंघवी समिति ने की थी। बाद में थुंगन समिति ने भी कही थी। बाद में तो थुंगन समिति ने भी इस बात को कहा था। ठीक है ना? तो ये समिति, इन समितियों की सिफारिश के आधार पर बाद में किसी समिति की, यानी सारी बातों को नहीं, अशोक मेहता समिति की बात को भी लिया गया तो आरक्षण दे दिया गया। GV राव समिति की कुछ सिफारिश को लागू किया कि वित्त आयोग का गठन कर दिया गया। LM सिंघवी समिति की बात को लिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो इन सारी समितियों की सिफारिश को लागू करने के लिए 1973 में, आपको बताएं 1993 में 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। ये संशोधन जो ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इम्पोर्टेंट बात है, ग्रामीण स्थानीय शासन को, यानी पंचायती राज को, स्थानीय शासन को क्या दे दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से अधिनियम के माध्यम से? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। ये कानून तो बन गया था 1992 में, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, प्रभाव में आ गया। और इसलिए आपको होता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन 73वां संविधान संशोधन जो ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित, इसको लागू किया गया था। अब इसके लिए एक समिति बनी थी। तो मैंने आपको जब संसद का पाठ पढ़ाया था तो मैंने आपको विधि निर्माण की प्रक्रिया पढ़ाई थी। तो मैंने आपको बताया था प्रथम वाचन होता है, प्रथम वाचन के बाद दूसरा वाचन होता है, दूसरे वाचन के बाद समिति में जाती है। तो इसके लिए समिति बनी। एक क्या बनी? समिति बनी। इस अधिनियम के लिए जो संयुक्त प्रवर समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के सांसद थे श्री नाथूराम मिर्धा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में जो संयुक्त प्रवर समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे? श्री नाथूराम मिर्धा थे।
कौन थे? श्री नाथूराम मिर्धा थे। ठीक है ना। और इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें आपको पता है 29 विषय रखे गए। कितने विषय रखे गए? 29 विषय इस 11वीं अनुसूची में, जिस पर कानून कौन बनाएगी? ग्रामीण स्थानीय शासन बनाएगी। कौन बनाएगी? ग्रामीण स्थानीय सरकार बनाएगी। तो भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे।